इवेंट, so what do you mean by event? What do you mean by event? इवेंट क्या होता है कि जो भी आपका HTML पेज है उसमें आपके कई तरह की एक्टिविटी एक्शंस ट्रिगर होते हैं। कुछ तो यूजर खुद उनको ट्रिगर करता है, लाइक यू आर यूजिंग द ब्राउजर एंड यू आर ब्राउजिंग ए वेबसाइट, सो आप उसमें कुछ ना कुछ एक्शन करते ही रहते हो, लाइक यू क्लिक ऑन सम बटन, यू मूव योर माउस, यू प्रेस योर कीबोर्ड ना। और कुछ एक इवेंट है जो कि उस पेज का जो खुद का लाइफ साइकिल होता है उसके इवेंट होते हैं। जैसे आपने ब्राउजर में कोई यूआरएल खोला, खोलते ही सबसे पहले वो लोड होना शुरू हो गया, लोड होने के बाद में आपके डॉम कंटेंट पहले तो लोड होने के लिए रेडी हो गया, फिर आपके डॉम कंटेंट जो है वो लोड हो गए। फिर ये भी होता है कि आपने ब्राउजर को क्लिक बंद करने के लिए उस पेज उस टैब को क्लोज किया, तो भी आपका एक इवेंट वहां पर ट्रिगर हो गया। तो ये तो होते हैं इवेंट। अब इन इवेंट्स के ऊपर जो जावा स्क्रिप्ट जो है उसके मेथड लिख करके हम कुछ इन जावा स्क्रिप्ट इवेंट पर हम कुछ अपने लॉजिक, अपने प्रोसेस, अपने एल्गोरिदम लिख करके जो भी अपनी फंक्शनलिटी होती है वो अचीव कर सकते हैं। जैसे हम ट्राई कर रहे हैं इस स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर, यहाँ इस क्लिक इवेंट के ऊपर इस इमेज को चेंज करने की। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड इवेंट्स। और इवेंट को हम कॉल कैसे करते हैं कि हर डोम एलिमेंट का, जो भी आपका डोम एलिमेंट है उसके साथ में एक ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। पहला तरीका तो ये है कि हम ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपने अभी वी आर लुकिंग इट आउट कि इस स्टैक ओवरफ्लो की टास्क को अचीव करने के लिए करना है, तो हम हर एलिमेंट के ऊपर एट्रीब्यूट में ऑन क्लिक में यहाँ पर कोई भी जेएस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो गया ऑन क्लिक मेथड को इवेंट को ट्रिगर करने का। और जब आप इस div एलिमेंट पर आप जब क्लिक करते हो तो ये जावास्क्रिप्ट मेथड आपका ट्रिगर होता है। दूसरा तरीका है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पर एट्रीब्यूट नहीं लिखें, राइट। एट्रीब्यूट लिखने के बजाय कुछ इसका आइडेंटिफायर हम लोग यूज करेंगे। आइडेंटिफायर कैन बी आईडी, क्लास नेम, व्हाटएवर, जो भी आपका उस वक्त सूट करता है उसी हिसाब से हम उसका आइडेंटिफायर यूज कर लेके और हम आगे इसका इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। लेट्स नेम इट टेस्ट। तो अब आप अपने जो जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है आपका, यू विल ऐड ए लिसनर इन दैट। तो सेकंड तरीके में आप क्या करोगे, लिसनर ऐड करोगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट listener. What does mean by document? Anybody will tell about this? Document क्या है? up to HTML full HTML page. हाँ, पूरे HTML का जो पूरा डॉम एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट होता है, कहलाता है। डॉक्यूमेंट के ऊपर सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मान लो एक तरह से आपका HTML पेज के सारे एलिमेंट वी कैन गेट इन द डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सबसे पहले हम उस एलिमेंट को गेट करेंगे जो कि जिस पर कि हमें लिसनर ऐड करना है। तो हमने ये ऐड कर दिया टेस्ट। ठीक है, और अब इस ये जो डॉम ऑब्जेक्ट अपने को मिल गया, अब यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय नेम भी यूज कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे देगा। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऐड इवेंट लिसनर, जो उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जो इवेंट को लिसन करने का काम करता है, मतलब कि आपके मेमोरी में हमेशा रहता है। जब भी आपका
ब्राउजर में जब भी आपकी वो वेबसाइट चल गई है, वो HTML पेज चल गया है, उस पर जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ने इस लाइन को ऐड इवेंट लिस्नर को पढ़ा है, तो ये एक लिस्नर वो अपनी मेमोरी में डाल के रख लेगा। जब भी आप कोई भी इस पर्टिकुलर डिव पर जिसका आईडी टेस्ट है क्लिक करता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लिक इवेंट को हम ट्रिगर कर रहे हैं, क्लिक करता है तो ये सीधा इस लिसनर में जो भी कॉलबैक मेथड दिया हुआ है, ये तो क्लिक हो गया। नेक्स्ट जो इसका कॉलबैक मेथड है, फंक्शन इस कॉलबैक मेथड को कॉल कर लेगा, और इस कॉलबैक मेथड का एक पैरामीटर होता है इवेंट। और इस इवेंट में हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो डोम एलिमेंट है इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें इस इवेंट एलिमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, गॉट इट। किस तरह से लिसनर हम रजिस्टर करते हैं, ये अपना लिसनर रजिस्टर हो गया। अब इसमें जो कॉलबैक मेथड है, हम यहां पर भी कॉलबैक मेथड लिख सकते हैं या फिर इस कॉलबैक मेथड को अलग बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका कोई नाम नहीं दिया, इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम देने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर लिखा और यहीं पर अपने आप ही कॉल भी हो गया। राइट, कॉल बैक का मतलब कि इस फंक्शन को हम कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं, ये जो क्लिक इवेंट है ये अपने आप ही, क्योंकि एज ए पैरामीटर पास है, इस ऐड इवेंट लिस्नरिंग मेथड है, उसमें फर्स्ट पैरामीटर क्लिक है और सेकंड पैरामीटर आपका कॉल बैक फंक्शन है। तो इसने जैसे ही क्लिक इवेंट ट्रिगर हुआ इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो वेदर यू कैन गिव इट ए नेम, कुछ भी नेम दे सकते हो, और नेम नहीं भी दोगे देन इट विल वर्क इट आउट। ठीक है, फंक्शन इवेंट, क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन है, इसको कहीं पर अपन कॉल नहीं कर रहे हैं, ये यहीं की यहीं पर ट्रिगर हो गया। तो इस तरह से हम फंक्शन यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी इसको दे सकते हैं। मल्टीपल वेज इज दैट यू कैन राइट डाउन द चेक मेथड फंक्शन नेम, और फिर यहाँ पर अलग से आपने ये चेक मेथड फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके चेक मेथड फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। एक तरीका ये भी है, बट लेट्स राइट इट डाउन हेयर। एक और तरीका होता है कि जब आप मेथड लिख रहे होते हैं, इसको शॉर्ट करने का, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दैट कि कैसे लिख सकते हैं हम। एक दूसरे तरीका और होता है आज जो शॉर्ट मेथड्स लिखने का, कि डोंट राइट इवन राइट द फंक्शन, पहले इसको वहां लिखते हैं फिर समझाता हूँ आपको। एक तरीका तो ये कि आप मेथड नाम डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि ये यहीं पर कॉल भी हो रहा है तभी मेथड का नेम देने की जरूरत भी नहीं है। और वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस फंक्शन, इसको हम एरो मेथड बोलते हैं। ये आपका फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पर आपका पैरामीटर आ गया, एंड देन आपका फंक्शन शुरू हो गया। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, बट लेट्स राइट इट डाउन इन द वेरी सिंपल वे, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस टर्मिनोलॉजी। हम जब ES6 पढ़ेंगे तब हम इसके ऊपर वापस आ जाएंगे। हमने एक मेथड लिख दिया, इसका इवेंट एंड दिस। ठीक है, सो फर्स्ट पैरामीटर हमारा इवेंट, सेकंड पैरामीटर उस इवेंट के होने पर कौन सा मेथड कॉल होना है, उस मेथड के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमें को अपना कोड करना है यहाँ पर। और एक थर्ड पैरामीटर और होता है इसमें, थर्ड पैरामीटर होता है ट्रू या फिर उसमें आता है फॉल्स। और जो थर्ड पैरामीटर है, ये जो थर्ड पैरामीटर है ये डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, अगर अपन नहीं देंगे तो ये फॉल्स रहेगा। मतलब क्या है इसका, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चीजें होती हैं इवेंट, इवेंट में एक्चुअली तीन चीजें होती हैं। पहला इवेंट कैप्चर, दूसरा इवेंट टारगेट, और तीसरा इवेंट बबलिंग। ठीक है, सो इवेंट टारगेट ऑलवेज विल हैपन, कि जिसपे आपने क्लिक किया है वो टारगेट तो आपको पता ही चलेगा, तो इसमें तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ डेटा आएगा, क्योंकि आप इवेंट हैपन हो रहा है तो किसी ना किसी चीज पर ही वो इवेंट ट्रिगर होगा, किसी ना किसी डोम एलिमेंट पर ही इवेंट ट्रिगर होगा, तो उस डोम एलिमेंट इवेंट टारगेट में आ जाता है।
नाउ इवेंट कैप्चर और इवेंट बबलिंग दोनों में से एक ही चीज एक बार में होती है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा इवेंट बबलिंग होती है। फॉल्स का मतलब है इवेंट बबलिंग। अगर हम यहाँ पर तीसरा ट्रू पास कर देंगे तो ये हो जाएगी इवेंट कैप्चरिंग। मतलब अभी आप बबलिंग के केस में टारगेट से आपका शुरू होता है और अप साइड में उसके सारे एंसेस्टर्स हैं, उनके ऊपर वो इवेंट को क्लिक ट्रिगर करता हुआ चलता आता है अगर कोई लिसनर लिखा हुआ है तो। लेकिन अपने को उसका उल्टा करना है कि जो एंसेस्टर फर्स्ट एंसेस्टर है वहां से अगर आपको शुरू करता हुआ ना, देन यू विल हैव टू यूज इवेंट कैप्चरिंग के लिए यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ट्रू, जो कि बहुत ही हार्डली किसी यूज केस में यूज आता होगा, बट ऑलवेज वी टेक द बेनिफिट ऑफ इवेंट बबलिंग मैनी टाइम्स। तो तीन चीजें होती हैं, इवेंट कैप्चर जहां पर कि आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच रहती है उस इवेंट टारगेट तक पहुंचने के लिए जो आपके लिसनर्स एग्जीक्यूट होते हुए आते हैं, और इवेंट बबलिंग के अंदर आपकी बॉटम जहां टारगेट होता है वहां से उसके अपर एंसेस्टर्स के ऊपर वो उन लिसनर्स को सुनता हुआ चलता है, राइट। तो तीन चीजें हो गई, इवेंट कैप्चर, इवेंट टारगेट, इवेंट बबलिंग। इवेंट टारगेट ऑलवेज यू विल गेट द वैल्यू इन दैट, क्योंकि किसी न किसी डोम एलिमेंट के ऊपर आप एक्शन कर रहे होगे तभी वो इवेंट एग्जीक्यूट होगा। इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चर के अंदर यू कैन चूज वेदर यू वुड लाइक टू गो विद बबलिंग एंड और गो विद कैप्चर। अगर आप तीसरा पैरामीटर ट्रू स्पेसिफाई करेंगे सो दैट विल एग्जीक्यूट द कैप्चर प्रोसेस, और अगर आप नहीं कुछ करेंगे या फिर उसमें फॉल्स यूज करेंगे देन इट विल एग्जीक्यूट द बबलिंग प्रोसेस, राइट। और इस पूरे प्रोसेस को हम इवेंट प्रोपगेशन बोलते हैं, इवेंट फ्लो या इवेंट प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक चौथी चीज हम इसमें ऐड कर देते हैं कि इवेंट का जो करंट टारगेट है, कौन बताएगा करंट टारगेट क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, क्विकली बताओ। पेरेंट। पेरेंट? नहीं 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 नहीं, जहाँ से अच्छे से मतलब हाँ जहाँ पे वो एक्चुअल जिस डॉम में वो हम बबल कर रहे हैं, मतलब जहाँ से शुरू हुआ है। शुरू तो ऊपर से शुरू होता है। जिस एलिमेंट को हम गेट कर रहे हैं ना, गेट बाय आईडी, वो वाला। तो जैसे नहीं नहीं गेट, जैसे राइट डेफिनेशन विल बी कि आपने किसी एलिमेंट पर क्लिक किया तो वो तो हो जाएगा इवेंट टारगेट। अगर उसी एलिमेंट के ऊपर कोई लिसनर ऐड है, जिस एलिमेंट पर आपने क्लिक किया है वो इवेंट घटित हो रहा है, उस पर कोई लिसनर ऐड है तो वहां पर तो आपको मिलेगा इवेंट डॉट टारगेट, जो कि आपका टारगेट इवेंट जिस पर आपने क्लिक किया है। इवेंट अगर उसमें आप इवेंट डॉट करंट टारगेट पता करोगे तो करंट टारगेट का मतलब है कि जब आपका कंपाइलर जो उसको बबलिंग करता हुआ चल रहा है, और बबलिंग करता हो सकता है कि 2 3 4 5 कितने भी पेरेंट एलिमेंट है उन पे जाके चेक कर रहा है कि कोई रजिस्टर तो नहीं है, कोई इवेंट, जहां पर उसको इवेंट रजिस्टर मिल गया वहीं पर वो उसको उस इवेंट को ट्रिगर करेगा। अब जब वहां पर उस इवेंट को ट्रिगर कर रहा है और आपको उस डोम एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अब चूंकि उस पर क्लिक तो नहीं हुआ है उस इवेंट उस डोम एलिमेंट पर, तो इवेंट डॉट टारगेट में नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब करंटली उसका इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो इवेंट डॉट करंट टारगेट के अंदर हमें रिसीव होगा, ठीक है। इस प्रोपगेशन को हम लोग रोक भी सकते हैं। जो आपका बबलिंग का जो चल रहा है इसको हम रोक भी सकते हैं, बबलिंग कैप्चरिंग को, कि सिर्फ और सिर्फ जो इवेंट टारगेट पे जो जिस इवेंट पे क्लिक हुआ है उसका लिसनर ऐड कर रखा है सिर्फ वही कॉल हो, ऊपर वो ट्रेवल नहीं करे। तो हम उसके अंदर जो फर्स्ट आपका लिसनर कॉल हुआ है उसमें हम इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन मेथड है वो यूज करेंगे। तो ये आपका अब जो भी आपने कैप्चर या बबलिंग कर रखा है वो वहीं पर उसको स्टॉप कर देगा इमीडिएटली, राइट। प्रोपोगेशन इसी तरह कि कई एलिमेंट जो होते हैं उनका डिफॉल्ट बिहेवियर भी होता है, डिफॉल्ट एक्शन भी होता है, इवेंट होते हैं उनके साथ में कुछ अटैच्ड। हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे आपका AHREF है, तो जो आपका AHREF है अगर आप इस पर कोई लिसनर ऐड करोगे,
इस पर मान लो आपने क्लिक लिसनर ऐड कर दिया। अब जब आप इस पर क्लिक लिसनर ऐड करोगे तो कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज कि जो एचआरईएफ में वैल्यू दी हुई है इसके ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि ये भी तो क्लिक का ही काम करता है, या फिर जो आपने इस पर कोई लिसनर ऐड किया है क्लिक का, उसके ऊपर मैं इसको लेके जाऊं, राइट। जैसे हम इसका आईडी दे देते हैं, लेट्स से टेस्ट, और टेस्ट मैंने दे दिया इसका आईडी, यहां पर दे दिया मैंने test.html। तो जब ये टेस्ट लिंक है, कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये test.html ओपन होगा, या फिर ये इस लिसनर को कॉल करेगा। तो क्या होगा कि वो सबसे पहले test.html को ओपन कर देगा, आपका लिसनर, आपका जो फिर जो टारगेट है जो आप यहाँ पे कोड कर रहे हो वो तो फेल ही हो जाएगा, क्योंकि यूजर तो इस पर रिडायरेक्ट हो गया, राइट। उसके पीछे से कॉल होता रहे ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो बिहेवियर है, हम इस टैग को यूज कर रहे हैं और इस पर अपना क्लिक इवेंट हम हमारा फोर्स कर रहे हैं इसके खुद के एक्शन के बजाय। तो जैसे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन होता है बबलिंग और कैप्चर प्रोसेस को रोकने के लिए, वैसे ही डिफॉल्ट एक्शन को रोकने के लिए इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट होता है। तो जैसे अभी हम लोग एक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे इस पर कि अगर अपने को ये करना पड़े कि ये जो इमेज और टेक्स्ट है इसको हम एक एंकर टैग में रैप कर देंगे, और उस एंकर टैग को डिस्प्ले ब्लॉक करके उसकी हाइट विड्थ 100% कर देंगे, जो कि पेरेंट डिव के यहाँ से शुरू होकर वो यहाँ फिनिश होगा, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो लिसनर कोड कर लेंगे। तो यहाँ पर सेम वो का वही काम होगा कि आपको उसके लिसनर के अंदर सबसे पहले आपको उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोकना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपना काम जो भी इमेज गेट करनी है, एट्रीब्यूट गेट करना है और कंटिन्यू करना है वो आपको करना होगा, ठीक है। तो हम स्टॉप प्रोपगेशन को भी स्टॉप कर सकते हैं, और उस यूजर का जो डॉम एलिमेंट है उसके बिहेवियर को भी हम इवेंट कर सकते हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? अब हम कुछ की इवेंट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे क्लिक एक इवेंट है, हमने मेजरली क्लिक इवेंट पर तो हम काफी डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। क्लिक एक इवेंट है और बार बार यूज भी आ रहा है, हम एग्जांपल भी क्लिक इवेंट का लेके चल रहे हैं, और हमारी जो प्रैक्टिस टास्क है वो भी क्लिक इवेंट पर ही है। कुछ इवेंट होते हैं जैसे कि मान लो आपका इनपुट बॉक्स है, उसके अंदर आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो उस टाइप के ऊपर अगर आपको कुछ करना है तो की इवेंट आपके कीबोर्ड के इवेंट हैं, वो कुछ एक इवेंट होते हैं। यू गाइस कैन रीड इट आउट ऑन W3 School और एनी अदर वेबसाइट। की अप, की डाउन, ये इवेंट होते हैं कीबोर्ड के लिए, कि जब आप की को छोड़ते हो तो की अप इवेंट कॉल होगा, की को दबाते हो तो की डाउन इवेंट कॉल होगा। और अब कौन सी इवेंट आप, कौन सी की आपने दबाई है, एंटर की आपने दबाई है, या फिर मान लो ABCD वाली कोई की दबाई है, या कोई न्यूमेरिक की दबाई है 1 2 3 4 5, जो भी की आपने दबाई है उसकी वैल्यू अगर आपको आपके इस मेथड में चाहिए, लेट्स टेक इट द एग्जांपल ऑफ द सेम मेथड, कि अगर आप यहां पर अगर मैं की डाउन इवेंट यूज करूं और मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि कौन सी की मैंने दबाई है, console.log की पेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, इवेंट डॉट कुछ मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, इवेंट डॉट की है या इवेंट डॉट की वैल्यू है, वो आपको आपका रिटर्न करके देगा कि आपने अगर F दबाया है तो F रिटर्न करके दे देगा, एंटर दबाया है तो एंटर रिटर्न करके दे देगा। इस तरह आपको, मतलब आप अपना कोड के अंदर चेंज कर सकते हो कि अगर शॉर्टकट कीज भी बना सकते हो कि ये दबाए तो ये हो जाए, ये दबाए तो ये हो जाए। तो इस तरह कुछ की इवेंट्स होते हैं। कुछ पॉइंटर इवेंट्स होते हैं, जैसे की इवेंट है वैसे ही पॉइंटर इवेंट्स होते हैं, लाइक माउस मूव, माउस के कुछ इवेंट होते हैं, माउस मोशंस के,
माउस अप, माउस डाउन, माउस ओवर। माउस ओवर किसी के ऊपर आप होवर करते हो तो भी आपका इवेंट ट्रिगर होता है, राइट। तो इसी तरह से माउस, जैसे आपने इवेंट में की मिला है, वैसे ही माउस अप माउस डाउन के अंदर भी आप इवेंट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लेफ्ट क्लिक हुआ है या राइट हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप ना एल्गोरिदम लिख सकते हो अगर कुछ इस तरह का आता है तो। इसी तरह कुछ स्क्रीन जो है टच स्क्रीन आती हैं, तो टच मोशंस के भी इवेंट होते हैं। टच स्टार्ट कहाँ से हुआ है, टच स्टार्ट, टच एंड, टच मूव, ठीक है। और इसी तरह स्क्रॉल एक इवेंट होता है। आपका जो ये इधर जो स्क्रॉल होता है, इस स्क्रॉल के पर भी ये ऑन स्क्रॉल इवेंट होता है कि स्क्रॉल के ऊपर अगर आप कुछ एक्शन करना चाहते हैं, कोई आपका मेथड कॉल करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट। इसमें आपको इस इवेंट जो पैरामीटर है, इसके अंदर आपको इसकी स्क्रॉल की पोजीशंस आपको मिल जाएगी कि टॉप से आप इतना नीचे हो, बॉटम से आप इतना नीचे हो, और यू कैन मेक इट सम एल्गोरिदम लाइक। अगर अपन यूज केस की बात करें तो नैतिक नैतिक का क्वेश्चन था ऑफलाइन, जो फ्लॉक्स एंड में जब हम इसको नीचे मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ये आपका इतनी पोजीशन पर आने के बाद में आपका हेडर वापस से आता है और एक शेडो स्टाइल के साथ आता है। यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑन स्क्रॉल इवेंट पे क्या होता है, ये ऊपर चला गया और एक कुछ लिसनर क्रिएट कर रखा होगा ऑन स्क्रॉल का, और उस लिसनर में क्या कर रखा होगा कि पर्टिकुलर इतनी पोजीशन नीचे आ जाए, 40 50 60 70 80 पिक्सल को दे रखा होगा, तो आपका ये हेडर वापस से विजिबल हो जाए, पोजीशन फिक्स हो जाए और इसके ऊपर एक नई क्लास ऐड हो जाए, उसका शेडो ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑन स्क्रॉल को भी यूज कर सकते हैं मेनी टाइम्स। कई लोग क्या करते हैं कि आई डोंट नो स्टैक ओवरफ्लो पे है नहीं है, जब आप बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हो तो यहाँ पर एक बटन डिस्प्ले कर देते हैं, इमेज लगा देते हैं और उस पर क्लिक करते हो तो वो ऊपर ऊपर चला जाता है स्क्रॉल होता हुआ, तो वो भी आप ऑन स्क्रॉल इवेंट के हेल्प से कर सकते हो। इसके अलावा फोकस इवेंट होते हैं। फोकस इवेंट जैसे आपका कोई फॉर्म है, इनपुट बॉक्स है, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्या हुआ, मेरा फोकस इस इनपुट बॉक्स पे हो गया। तो इस इनपुट एलिमेंट का ऑन फोकस इवेंट के ऊपर अगर आपको कुछ करना है तो यू कैन डू दैट। इसी तरह ब्लर इवेंट होता है कि जब मैंने यहां से हट करके इस पर क्लिक किया तो इसका ऑन ब्लर इवेंट कॉल हुआ, ठीक है। कौन सा इवेंट, इसका एक तो फोकस हो गया, एक ब्लर इवेंट हो गया, कि जब मैं यहाँ पे था तो इस इनपुट टैग पर अगर आपने कहीं पर इस इनपुट टैग के लिए फोकस इवेंट का लिसनर बना रखा है तो वो कॉल होगा, और जैसे ही मैं इस पे छोड़ करके दूसरी जगह जाता हूं, मतलब इसको यहाँ पे आ गया, इसको छोड़ दिया मैंने, तो इस वक्त ऑन ब्लर कॉल होगा। मतलब आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो इस पे मान लो कुछ वैलिडेशन लगाना है आपने, यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस का फील्ड है या फिर मान लो मोबाइल नंबर का फील्ड है, तो जब आप इस फील्ड को छोड़ करके दूसरे पे जाते हो तो आप एक लिसनर ऐड कर सकते हो ऑन ब्लर की, इसमें जो भी वैल्यू है उसको गेट करके हम चेक कर सकते हैं क्या इसमें इसकी जो लेंथ है 10 डिजिट ही होना चाहिए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, कुछ अल्फाबेट्स नहीं आने चाहिए क्योंकि मोबाइल में सिर्फ नंबर ही आते हैं, 6 7 8 9 से ही स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि इंडिया में मोबाइल नंबर 6 7 8 9 से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह के वैलिडेशन हम उस जावास्क्रिप्ट मेथड में लगा सकते हैं ऑन ब्लर इवेंट। तो ये कुछ फोकस और ब्लर इवेंट होते हैं, ठीक है। सो हम ये इवेंट्स, आई जस्ट गिवन आइडिया कि अगर आपको कुछ देखो कुछ करो तो आपको पता लग जाए कि ये सारे इवेंट्स होते हैं, और आप चाहो तो इनके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी बना सकते हो, राइट। So any question on events? I am going to close the event part and now I am going to move on the timer functions. Yes. Yes, yes. बोलिए। सर
सर इवेंट फंक्शन पे जैसे ड्रोना में था, ड्रोना के फॉर्म में, तो प्लेस होल्डर वो जैसे ही क्लिक करते थे वो ऊपर चल जाता था, फिर जैसे ही वो कुछ लिख देते तो ऊपर रह जाता था। तो ये इवेंट से हो हाँ सकता है क्या? हाँ, इवेंट से भी हो सकता है। ये वैसे तो CSS से भी हो सकता है प्योरली, यू डोंट नीड टू हैव द जावास्क्रिप्ट फॉर दैट। लेकिन ये क्योंकि CSS में भी इवेंट होते हैं ना, वो होवर, क्लिक, बहुत सारे शूडो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके थ्रू भी हो जाता है। और या फिर आप इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो कि जैसे ही ऑन फोकस हुआ उस इनपुट बॉक्स के ऊपर, आपने उस जो स्पैन एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिख रखा है प्लेस होल्डर का, उसके ऊपर कोई नई क्लास ऐड कर दी और उस क्लास को आपने थोड़ा सा नीचे से पैडिंग दे दिया तो ऊपर चला गया, और वो CSS के थ्रू एनिमेट भी कर दिया उसको, और उसकी साइज भी कम कर दी। और जैसे ही ऑन ब्लर हुआ, ऑन ब्लर इवेंट के ऊपर आपने वापस उस स्पैन एलिमेंट की जो क्लास थी जो पहले थी वही रीसेट कर दी, तो वापस वो नीचे आ गया। यस, यू कैन डू दैट फ्रॉम दिस ऑन फोकस एंड ऑन ब्लर इवेंट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइमर फंक्शंस। टाइमर फंक्शंस में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट इन जावास्क्रिप्ट। ग्लोबल मेथड है, विंडो का मेथड है, मतलब किसी डोम एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। ये ग्लोबल मेथड है सेट टाइम आउट। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, पहला आपका कॉल बैक फंक्शन और दूसरा कि ये कितनी देर तक ये फंक्शन चले। मतलब ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि आप एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, बार बार नहीं होगा, लेकिन ये इतने टाइम के बाद में ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है इसका एक कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा पैरामीटर है इसका कि ये कॉल बैक फंक्शन जो है इस पेज के लोड होने के बाद में, सेट टाइम आउट के लोड होने के बाद में कितने मिली सेकेंड्स के बाद में ये कॉल होती है। यहां पर हम सेकंड पैरामीटर में मिली सेकेंड्स लेते हैं। So let's write it down here. Timer functions set timeout. टू पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स कॉल बैक फंक्शन। अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉल बैक फंक्शन। जब मैं कहता हूं कॉल बैक फंक्शन है कि किसी भी दूसरे फंक्शन में, हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन एज ए पैरामीटर है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है सेट टाइम आउट, उसी टाइम पर ये फंक्शन भी कॉल होता है। तो ये फंक्शन, ये सेट टाइम आउट तो अपन लिख के कॉल कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन कहीं और होगी जावा स्क्रिप्ट के इंजन के अंदर, यहाँ पर हम उसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिक्लेयर भी यहीं पे, और ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो गया, हमने कहीं पर इसको कॉल नहीं किया। तो ये कॉल बैक फंक्शन है कि आप अगर किसी जो ऑलरेडी फंक्शन है उसके अंदर एज ए पैरामीटर कोई फंक्शन पास करते हैं, तो वो फंक्शन जब वो उसका पेरेंट फंक्शन कॉल होता है तब वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो एक पैरामीटर हो गया इसका कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा पैरामीटर हो गया टाइम्स इन मिली सेकेंड। ठीक है, सो इसका जो मतलब है वो ये हो गया कि कॉल बैक फंक्शन will be called after x मिलीसेकेंड। अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं, सेट टाइम आउट पहला फंक्शन ये हो गया, और दूसरा यहां पर मेरा टाइम हो गया। 5000 दे दिया मैंने। तो अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कितनी देर बाद कॉल करेगा, 5000 मिली सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड बाद कॉल करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अलर्ट कर दूं, टेस्ट करके देखें इसको, तो ये आपका 5 सेकंड बाद में इस कॉलबैक मेथड को कॉल करेगा और आपका यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। तो आपको कई बार जरूरत पड़ती है ऐसी
कि आप किसी पर्टिकुलर मेथड को एक टाइम के बाद में ही कॉल करो, तो तब हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं। इसी में बना लेते हैं। पाँच सेकंड हो गए और आपका ही आ गया। ठीक है, काफी देर बाद आएगा, 5 सेकंड काफी होते हैं। 5 सेकंड के बाद में दोबारा से देखेंगे आप, 5 सेकंड बाद में वो अलर्ट बॉक्स आएगा, मतलब आपका जो सेट टाइम आउट मेथड है ये आपका 5 सेकंड बाद में कॉल हुआ है इस फंक्शन में। ठीक है, तो सेट टाइम आउट हो गया। डेफिनेशन यूजेस वी ऑलरेडी रीड इट आउट दैट आपका टाइम जो है मिली सेकेंड होता है। इसी तरह हम क्लियर टाइम आउट मेथड भी यूज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब ये कॉल हो गया आपका, इसको वापस जो ये वेरिएबल में आपने इसकी वैल्यू ली है, इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन यूज क्लियर टाइम आउट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं आता है इसका। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट मेथड सेट टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल ही होता है ना, क्लियर इंटरवल या सेट इंटरवल होता है। एक्चुअली टाइम इंटरवल नहीं होता, सेट इंटरवल। सिमिलरली वही सिंटैक्स है, यू कैन राइट डाउन ए कॉल बैक फंक्शन और उसके बाद में लेट्स से 3000 सेकंड 3000 मिली सेकंड दे देते हैं और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हम एग्जीक्यूटेड। तो टाइम इंटरवल क्या करेगा, कोई समझ सकता है? नाम से ही समझ के बता सकता है कि क्या इसका यूज है सेट टाइम इंटरवल का? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? सर ये बोलो जया। इतने इंटरवल के बाद बार बार एग्जीक्यूट होगा। यस, तो अभी अपने सेट टाइम आउट में देखा कि वो 5 सेकंड के बाद में अलर्ट आया और उसने अपना काम खत्म कर दिया। लेकिन सेट इंटरवल क्या करेगा कि हर 3 सेकंड के बाद में इस कोड को कॉल करता रहेगा इनफिनिट टाइम, जब तक कि आपका पेज ओपन है, आपका जावास्क्रिप्ट साइकिल जिंदा है, तब तक वो इसको कॉल करता रहेगा। देखते हैं, कंसोल खोल लेते हैं। तीन सेकंड होने दो, एग्जीक्यूटेड। फिर से 3 सेकंड होने दो, एग्जीक्यूटेड। 2 बार हो गया, फिर से 3, तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया। हर 3 सेकंड में ये एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड लिखता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि आप कुछ इस इंटरवल में कुछ चलाना, चलता ही रहेगा हर 3 सेकंड बाद में कुछ आपको ऐसा कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद में अपने आप चलता रहे, तो हम सेट टाइम इंटरवल की यूज करते हैं। और इसको जरूरी होता है एक पर्टिकुलर कुछ चीज आपको एग्जीक्यूट करनी है, वो हो गई, उसके बाद में आपको इसको बंद करना है। तो बंद कैसे करोगे? यू विल टेक इट इन ए वेरिएबल वेयर, किसी भी वेरिएबल का नाम वेयर इंटरवल, और उसके बाद में आप इसको क्लियर इंटरवल करके जो मेथड आता है क्लियर, उसमें आप इसको कॉल कर सकते हो। तो कंडीशन यू विल हैव टू फिक्स इट आउट कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही ये क्लियर इंटरवल कॉल हो। आपका यहाँ पर कुछ कोड आप करोगे, उस कोड के अंदर आपका कुछ जो आप अचीव करना चाहते हो वो आपका अचीव हो गया, उसके बाद में आप इस कंडीशन लगा करके क्लियर इंटरवल को आप कॉल कर सकते हो, जिससे कि आगे फिर ये एग्जीक्यूट होना बंद कर दे। ठीक है, इसके कुछ असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, जिससे कि आप इनको प्रैक्टिस कर सको, बस जस्ट गेट एन आइडिया कि एक्चुअली काम क्या करते हैं। तो आपका टाइमर फंक्शन में सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, दोनों का सिंटैक्स सेम है। पहला जो पैरामीटर है वो कॉल बैक मेथड होगा और दूसरा पैरामीटर है वो टाइम होगा कि पर्टिकुलर कितने
और वो मिली सेकेंड में होगा, कितने मिली सेकेंड बाद में आपको उसको कॉल करना है। एनी डाउट इन दिस? नहीं, गुड। और इसके बाद हम आते हैं कुछ मेथड्स दैट आई हैव टू टेल यू। क्या लिखा था मैंने? for each method of an array. So I see that many of you guys, क्या सभी लोगों ने जो भी असाइनमेंट अपने थे उसमें एरे को हैंडल करने के लिए यू गाइस यूज for loop, but there is a specific array, not one array, there are multiple things that you can use to handle the array or JavaScript object. One is for each loop, and another methods that you will read your, I will tell you about the for each and will give you the assignment that you can read about map or reduce method. ठीक है, W3 स्कूल पे चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ for each. इसमें भी आपका एक तो एरे मेथड आएगा और दूसरा आपका जो पैरामीटर होगा वो कॉल बैक फंक्शन होगा, जिसमें कि आपको हर बार आपको ये मिलता रहेगा कि जब ये फॉर ईच मेथड चलेगा और यहाँ पर मैंने माई फंक्शन ये कॉल बैक मेथड मैंने बनाया। इस कॉल बैक मेथड के अंदर मुझे दो आइटम मिलते हैं, एक तो आइटम और एक इंडेक्स। आइटम के अंदर ये वैल्यू मिल जाएगी एप्पल और इंडेक्स में ये मिल जाएगा कि ये 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है। लेट्स टेक इट इन, रन करके देखते हैं इसको, यहीं रन कर लेते हैं। तो ये आपका एरे है जिसमें 3 वैल्यूज हैं आपकी, एप्पल, ऑरेंज एंड चेरी। यहाँ पर आपको फॉर ईच को कॉल करने के लिए आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल नेम जिसमें वो एरे है, एरे डॉट फॉर ईच, और जो आपका थर्ड पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। आइदर एज आई टोल्ड यू, आप कॉल बैक फंक्शन को आप सीधा फंक्शन नेम भी दे सकते हो या फिर इस फंक्शन को आप यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे? इस तरह से, ठीक है। और इस नाम को भी आप हटा सकते हो, तो दैट ऑल्सो शुड वर्क इन द सेम वे, जैसे अभी भी सेम ही काम कर रहा है ये, राइट। तो यहाँ पर आप फंक्शन को इस तरह कॉल बैक में यूज कर सकते हो, या फिर जैसा इसने यूज किया फंक्शन का नाम देख करके आप फंक्शन की डेफिनेशन को इससे अलग कर सकते हो टू मेक इट क्लियर। तो इस कॉल बैक फंक्शन में आपको 2 पैरामीटर रिसीव होंगे फॉर ईच के माध्यम से। पहला आइटम, दूसरा इंडेक्स। आइटम क्या होगा? ये आपका इनकी वैल्यू होगी। तो आप इसका नाम कुछ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर नाम मैंने कर दिया वैल्यू, और इसका नाम कर दिया मैंने की। तो मुझे वैल्यू के अंदर क्या मिलेगा? लिखा हुआ एप्पल। इंडेक्स में क्या मिलेगा? इंडेक्स की जगह मैंने की कर दिया इसको। तो 0, इसकी इंडेक्स क्या है? 0 है। एरे हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है। इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, और यहाँ पर मैंने कर दिया वैल्यू। कुछ और भी लिख देता हूँ जिससे कि यहाँ पर हमें दिखे कि अपना इफेक्ट करा है। नहीं, लिस्ट और आइटम्स, इसको क्या दिक्कत हो गई? इंडेक्स तो इंडेक्स खाली इंडेक्स ही आता है नंबर के लिए, तो वैल्यू और की ऐसे यूज नहीं कर सकते। ऐसे चेंज नहीं कर सकते क्या इसको? आर यू श्योर? मतलब की इंडेक्स में तो है ही। एक बार इसको अपने इसमें ले लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ ले लेते हैं अपन इसको। आई थिंक दैट शुड बी चेंज एक्चुअली। आप उसमें देख लेते हैं कंसोल में क्या एरर दे रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट अब आईडी हटा देते हैं और इसकी जगह हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग। सर वैल्यू की तो स्पेसिफाई नहीं करें तो डायरेक्ट मांग रहे हैं। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो भैया। सर वैल्यू की तो वैल्यू और की को तो स्पेसिफाई नहीं करा कि नहीं, ये तो क्या अपने आप value नहीं, रखनी अपने आप लेगा ये। फॉर ईच अपने आप पास करेगा। दीज आर द पैरामीटर्स। यहाँ पर ये पैरामीटर्स का मतलब है कि यहाँ पर हम डिक्लेयर ही कर रहे हैं इसको, तो ये अपने आप इस फंक्शन के साथ में लेके आना चाहिए इन दोनों पैरामीटर्स को। ये फॉर ईच की प्रॉपर्टी है कि वो जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो इसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर रहा है, वो इंटरनली इसके अंदर 2
ये वैल्यूज सेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका की आ गया, वैल्यू आ गया, लेट्स चेक इट आउट नाउ, अपने आप कॉल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आ गया ना, 0 एप्पल 1 ऑरेंज 2, उसमें पता नहीं कुछ सिंटैक्स एरर कर दी होगी हमने, या उन्होंने आइटम इंडेक्स को ही ले रखा होगा, खुद का उनका पैरामीटर है ना वो। तो हम यहाँ पर वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब इन दो इंडेक्स को, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। जब कॉल कर रहा है यहाँ पर, ये फॉर ईच कॉल कर रहा है, तो कॉल करते समय ये जब फॉर ईच का जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर लिखा होगा फॉर ईच मेथड, वो इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है और वहां से इसके अंदर दो वैल्यू पास करता है, एक वैल्यू और दूसरी की। अब इसको आप आइटम, इंडेक्स, वैल्यू, की, एबीसी, XYZ, वॉटेवर आप जिस भी वे में रिसीव करना चाहते हो, यू कैन रिसीव इट एंड देन यू कैन यूज इट हेयर, ठीक है। तो किसी एरे को हम इस तरह से यूज करते हैं। इसी तरह से एरे का मैप मेथड होता है, एरे का रिड्यूस मेथड होता है, और एरे पर कई सारे और मेथड होते होंगे दैट यू विल हैव टू रीड इट आउट। ये हम असाइनमेंट में डाल लेते हैं। प्रैक्टिस methods of array like for each, map, reduce। ये आपको और फाइंड आउट करने, लिखने, और कौन कौन से मेथड्स आपने पढ़े हैं। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन ऑन इवेंट्स, टाइमर फंक्शंस एंड फॉर ईच मेथड। आज के लिए फेयर इनफ है, इतना ही करते हैं। थोड़ा सा मैं आज सैटरडे को वी प्लान टू रीड स्टडी ऑन HTML CSS, लेकिन थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट क्या है कि सुस्त हो रखा है अभी, तो हम एक बार 2-3 वीक क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को पुश करते हैं, जिससे कि जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा हम लोग ट्रिगर कर सके, चीज़ों को एक्सेलरेट कर सके पढ़ने को, एंड देन वी वापस से फिर डिवाइड कर लेंगे कि सैटरडे को HTML CSS एंड संडे को जावास्क्रिप्ट। जैसे कि HTML CSS के भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, लाइक वेदर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि दैट कैन बी बूटस्ट्रैप, मटेरियल UI और टेलविंड, व्हाटएवर लाइब्रेरी वी विल चूज इट आउट, हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा जावास्क्रिप्ट को एक्सेलरेट करते हैं, है ना। सो एनी डाउट, बोलो, HTML CSS में था, जोर से बोलो नितिक। सर HTML CSS में था वो। बताओ, कोई दिक्कत नहीं, HTML CSS बता लो। सर फ्रीपोर्ट कैंप में ऐसे आया था कि एक अप्लाई बेसिक CSS में एक बार आया था, उसमें है ना ऐसे रखा था पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन बॉडी की कलर के थे सर, उसमें ऐसे दे रखा था कि है ना डैश डैश पेंगुइन स्किन, फिर कलर एरिया ग्रे, फिर है ना फिर वो CSS के अंदर वेरिएबल नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। डैश डैश वी यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन CSS, ठीक है। तो CSS के क्या कहते हैं, वो भी फ्रेमवर्क्स में आते हैं, फिर बेसिक CSS में आते हैं। बेसिक CSS में भी हम यूज कर सकते हैं उसको, तो हम नोट इट डाउन कर लेंगे इसको, वी विल रीड आउट इन द नेक्स्ट CSS क्लास की कैसे वेरिएबल हम CSS में डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आपका बहुत बड़ी CSS बन गई, अब उसमें क्या होता है कि कलर्स आप बार बार यूज कर रहे हो, है ना। प्राइमरी कलर रेड हो गया मान लो आपकी थीम का, सेकेंडरी कलर येलो हो गया आपकी थीम का, तो बार बार आप जगह जगह रेड और येलो लिखते हो, है ना। और आपको कई बार ऐसा करना होता है कि अब वो रेड और येलो की जगह आपको कुछ और कलर यूज करने हैं, तो अगर आपने 50 जगह यूज कर रखा है तो 50 जगह जाके चेंज करते हो पूरी थीम का। या फिर फॉन्ट फैमिली आपने जगह जगह स्पेसिफाई कर रखी है, तो कभी आपको फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो पूरी CSS के अंदर जाके जहाँ जहाँ फॉन्ट फैमिली यूज हो रखी है वहाँ चेंज करते हो। सो इज नॉट इट ए गुड आइडिया कि आप ये जो बार बार चीजें यूज होती हैं उसको एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो ना। उस वेरिएबल के अंदर जैसे आपने ले लिया प्राइमरी कलर रेड, दूसरा वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया डैश डैश सेकेंडरी कलर येलो, फिर आपने तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया डैश डैश फॉन्ट फैमिली रोबोटो, डैश डैश सेकेंडरी फॉन्ट फैमिली या कंटेंट फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। इस तरह आपने फॉन्ट फैमिली के वेरिएबल बना लिए, कलर्स के वेरिएबल बना लिए, और देन यू कैन यूज इन द CSS विद द, जहां भी कलर यूज हो रखा है वहां पर आप डैश डैश प्राइमरी कलर यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो इस तरह से आप सर रिपोर्ट से अपने एक और चीज आई थी कॉलन रूट, सर उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। कोलन रूट ये क्या होता है कि इनबिल्ट आपके जो डोम एलिमेंट है सबसे पहले रूट एलिमेंट ही होता है। तो ये रूट वेरिएबल बना हुआ होता है जहाँ पर कि आपके सारे कलर्स ऐड होते हैं। जब भी आप ये वेरिएबल्स यूज करोगे ना, देन यू विल चेक इट आउट दैट कि आपके सारे वेरिएबल्स उस रूट के अंदर जाकर के ऐड होते हैं। तो जब वेरिएबल नेक्स्ट क्लास में अपन वेरिएबल को पढ़ लेंगे CSS के अंदर, तब हम इस रूट के बारे में बात कर लेंगे।